हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 29 कर रहे हैं। 15 सितंबर डेट है। धातु और अधातु टॉपिक चल रहा है, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं। आयनिक आबंधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयन एक परमाणु या एकाधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकता है। जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक प्राप्त कर लेते हैं, ऋणायन कहलाते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है कहानी, कौन धनायन है कौन अनायन है, ये समझ लेते हैं। हम लोगों ने यह पहले भी पढ़ लिया है कि जो आयन्स होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ऋणायन, है ना, और एक होता है आपका धनायन। तो दो तरह के क्या हो गए आपके आयन, ऋणायन और धनायन। ऋणायन का मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए वो ऋणायन होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो धनायन होते हैं। अच्छा जी, अब एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम पर प्लस का चार्ज होता है, कैल्शियम पर भी प्लस का चार्ज होता है, मैग्नीशियम में भी प्लस का चार्ज होता है। किसी में प्लस के 1 चार्ज हैं, किसी प्लस के 2 चार्ज हैं, किसी प्लस के 2 चार्ज हैं। एल्यूमिनियम में प्लस के 3 चार्ज होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सब के सब क्या है भैया, धनायन है, क्योंकि सब में प्लस का चार्ज आ रहा है, ये धनायन है। ऐसे ही क्या होते हैं ऋण आयन, क्या होते हैं ऋण आयन। जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसे ही ऑक्सीजन का आयन हो गया, नाइट्रोजन का आयन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, ऋण आयन है। ये क्या है, ऋणायन है, क्योंकि इन पे सब जगह नेगेटिव चार्ज आया है। क्लियर। अच्छा जी, अब आपसे पूछेगा कि कैसे ऋणायन बनते हैं और कैसे धनायन बनते हैं। तो जब कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश, आवेश मतलब चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवेश को चार्ज बोलते हैं। आवेश आ जाता है उससे ऋणायन बोलते हैं। अच्छा, और वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं दूसरे को, तो उनमें धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उन्हें धनायन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर यही धनायन और ऋणायन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम प्लस वाला है और ये क्लोरीन माइनस वाला है, ये आपस में जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड नामक इन्होंने एक यौगिक बना दिया है। क्योंकि इन यौगिकों के अंदर चार्ज हैं, इसलिए ये आयनिक यौगिक हो गए। क्लियर। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर +2 का चार्ज होता है, इसमें -2 का चार्ज होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक आयनिक यौगिक है, एक, है ना। क्यों है, क्योंकि इस पर भी प्लस और माइनस वाले चार्ज वाले क्या है, ऋणायन और एनायन है। अच्छा जी, अब हम जितने भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने बोला सोडियम क्लोराइड, या हमने बोल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इनमें ये प्लस के हैं और ये बाद वाले क्या माइनस के हैं। तो जो ये प्लस वाले होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। और जो ऋण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। तो कोई भी आयनिक यौगिक हमेशा किससे बनता है, धातु और अधातु से मिलकर बनता है। धातु और अधातु से मिलकर एक आयनिक यौगिक बनता है। अच्छा जी, अब ये जो ये आयनिक यौगिक बना है, क्योंकि आयनिक यौगिक दो विपरीत चार्ज से मिलके बना हुआ है। दो विपरीत चार्ज मतलब विपरीत आवेश से मिलके बना हुआ है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो अब इनमें आपस में क्या होगा, आकर्षण होगा। इनमें क्या होगा, आकर्षण, वो भी जबरदस्त आकर्षण होगा। इनमें बहुत ज़्यादा मजबूती होगी, बहुत ज़्यादा क्या होगी, इनमें मजबूती होगी, आकर्षण होंगे। इसलिए यह है आयनिक यौगिक बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल होता है। क्लियर। अच्छा जी, चलो जी, इन सबको देखते हुए अब हम आयनिक यौगिकों के कुछ भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भौतिक की प्रकृति। देखो, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यह धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ठोस दो तरीके के होते हैं। एक होता है ठोस मुलायम और एक होता है ठोस कठोर। तुम बोलोगे यार ऐसे कैसे हो गया भैया। देखो भैया, मुलायम का मतलब रबड़ भी एक ठोस है, पर वो कैसी है, मुलायम है। अच्छा जी, और पत्थर भी क्या एक ठोस है, पर वो कैसा है, कठोर है। क्लियर हो गया। तो ठोस भी दो तरीके के होते हैं, मुलायम और
कठोर। तो मुलायम में क्या हो गया, रबड़ आ गई, और कठोर में क्या आ गया, पत्थर आ गया। क्लियर। तो ठोस दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा यह कहेगा कि ये कठोर क्यों है। भैया ये तो बोल दिया कि आयनिक ठोस होते हैं, साथ में बोल दिया कठोर भी होते हैं, पर कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी आयनिक यौगिक के अंदर प्लस और माइनस चार्ज होता है, दो विपरीत आयन होते हैं जिनके बीच में परबल, पर मतलब मजबूत आकर्षण बल होता है, जिनके कारण क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। तो ये आंसर है कि कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में धनात्मक ऋणात्मक आयनों के मध्य परबल आकर्षण बल होता है। अच्छा जी, यह समझता भंगूर होते हैं। भंगूर का क्या मतलब है भैया, भंगूर का मतलब होता है लंगूर, है ना, ऐसे मत समझो बच्चों, भंगूर ना, भंगूर का मतलब होता है जैसे हम बोतल है कांच की, वो कांच की बोतल कठोर है, पर जैसे ही वो नीचे जमीन में गिरेगी तो क्या हो जाएगी, टुकड़े 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 हो जाएगी। तो जो टुकड़े टुकड़े हो रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, भंगूर होना। क्लियर। लोहा ठोस भी है, कठोर भी है। क्या लोहा नीचे गिर के चकनाचूर हो जाता है, नहीं होता ना। जो चीज़ चकनाचूर हो जाएगी वो भंगूर कहलाती है। क्लियर। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि ठोस होता है, ठोस के अंदर ये कठोर होते हैं, और कठोर के बाद ये भंगूर भी होते हैं। भंगूर का मतलब गिरते ही चकनाचूर हो जाएंगे। कठोर का मतलब कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में धनात्मक और ऋणात्मक आयन के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है। अच्छा जी, दूसरा भौतिक गुण इनका गलनांक और क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है गल जाना, क्या होता है, गल जाना। और क्वथनांक का मतलब होता है भाप बन जाना, वाष्प बन जाना, वाष्प बनना। क्लियर हो गया। जैसे लोह, जैसे बर्फ है, बर्फ क्या होती है, गलती है, बर्फ गलती है, और पानी क्या होता है, पानी वाष्प बनता है। क्लियर हो गया। तो इन सब के लिए क्या चाहिए भैया, इनको क्या चाहिए, इनके लिए गर्मी चाहिए। क्या चाहिए, गर्मी। तो इनका गर्मी देने पर ही इनका गलनांक और क्वथनांक माना जाएगा, पर इनके जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है, उच्च गलनांक होता है। वो क्यों होता है, यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मतलब गर्मी से बात करेंगे भैया। किसी भी चीज़ को अगर वाष्प बनाना है या किसी भी चीज़ को पानी बनाना है, मतलब गलाना है उसे, तो उसको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। तो इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, पूछेगा आपसे एक नंबर में, क्योंकि इनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा आ गया घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब घुलना। देखो जैसे नमक होता है, हमारे घर में जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड है, वो खाने का नमक सोडियम क्लोराइड है, और ये एक आयनिक यौगिक है। क्या ये पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, हाँ भाई पानी में घुल जाता है। अगर मैं इसको कैरोसिन, मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में डालूंगा तो घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो आयनिक यौगिक पानी में तो घुलनशील है, पर तेल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि में क्या अघुलनशील है, ये आपको याद रखना। चौथी चीज विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मतलब विद्युत का चालन करना। देखो जी, विद्युत का चालन का मतलब हमें पता है कि विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा में क्या बहते हैं भैया, आवेश बहते हैं। क्या बहते हैं, आवेश, चार्ज बहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहते हैं भैया। चार्ज के बहने से ही, आयन के बहने से ही विद्युत धारा बहेगी, पर वो आवेश या चार्ज हमेशा क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए, वो बंधे हुए नहीं होने चाहिए। कैसे भैया, जैसे मैंने खाने का जो नमक होता है, वो नमक हमें समुद्र से मिलता है और वो पत्थर के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है, पत्थर के रूप में। तो ये सब सोडियम क्लोराइड का डेला है। इसमें सोडियम क्लोराइड आपस में चिपके हुए हैं, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। अब मैंने इसमें लगा दिया तार बिजली का, क्या लगा दिया, बिजली का तार लगा दिया भैया, और मैंने यहाँ से छू दिया इसको, तो क्या मुझे करंट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जो नमक का डेला था, पत्थर था, उसमें तो आयन फ्री ही नहीं थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते भैया। ठोस के अंदर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, नहीं जा सकती है। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगी, जब वो या तो पानी में मिली हुई होगी या जब वो गली हुई होगी, है ना, जब वो गली हुई होगी। तो देखो भैया, पानी का मतलब जैसे नमक है, नमक को अगर मैं नदी में बहा दूँ, पानी में बहा दूँ, तो नमक एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, या नमक को मैं गला दूँ तो वह हिलता हिलता कहीं ना कहीं चला जाएगा। क्लियर हो गया। इसीलिए कोई भी आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होता है, कोई भी आयनिक यौगिक जब ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत का चालन नहीं करता, मतलब उसमें करंट नहीं लगता, क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है। लेकिन आयनिक यौगिक अगर गलित अवस्था में, गलित मतलब
गलित मतलब गला हुआ है, तो क्या होगा, तो वह विद्युत का संचालन कर सकता है, क्योंकि गलित अवस्था में आवेश क्या करते रहते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। तीसरा, या तो अनिगोकी को क्या जली विलयन में डाल दो, तब भी वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। ये कुछ चित्र दे रखा है कैसे करना है इसका विद्युत का चालन करने का। अच्छा जी, लवण की विलयन की चालकता की जांच है। ये कुछ आयनिक यौगिक दे रखे हैं, उनके गलनांक है, उनके ये क्वथनांक है। और ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया। और ये कुछ क्वेश्चन इनके आंसर मैंने दे रखे हैं आपको, इसके करो बच्चे। बच्चों ओके स्टूडेंट्स, बाय।